नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी 9 के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाते हैं। तो चलिए कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। फेमस फैशन रिटेलर ब्रांड नायका की पेरेंट कंपनी FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स के बोर्ड ने 3 अक्टूबर को हुई बोर्ड बैठक में 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। यानी कि कंपनी के शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले में 5 बोनस शेयर मिलेंगे। आपको बता दें कि बोनस शेयर कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को जारी किए जाने वाले अतिरिक्त शेयर होते हैं और इस बोनस के योग्य शेयरधारकों का पता लगाने के लिए 3 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। शेयर बाजार में अब तक लिस्ट हुए सभी स्टार्टअप्स की ओर से ये पहली कंपनी है जिसने बोनस इशू की घोषणा की है। 10 नवंबर 2021 को नायका के IPO की शानदार लिस्टिंग हुई थी। 1125 रुपए का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 79% प्रीमियम के साथ 2018 रुपए पर यह शेयर लिस्ट हुआ था। 3 अक्टूबर को नायका का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने जी सोनी के मर्जर को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। जी एंटरटेनमेंट और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट, जिसे हम पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के नाम से जानते थे, इन दोनों कंपनियों ने CCI को आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो कुछ चुनिंदा मार्केट्स में ये कंपनियां अपने टीवी चैनल्स को बंद कर देंगी। मर्जर के बाद हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट और मूवीज व मराठी एंटरटेनमेंट जैसे कुछ मार्केट्स या जॉनर्स में कंपनी का कंबाइंड व्यूअरशिप शेयर 40% की सीमा के पार चला जाएगा। पिछले साल दिसंबर में दोनों कंपनियों ने मर्जर की घोषणा की थी, जिसके लिए स्टॉक एक्सचेंजों की मंजूरी मिल चुकी है। NCLT की ओर से मर्जर को मंजूरी के लिए 14 अक्टूबर को शेयरधारकों की बैठक बुलाने की भी मंजूरी मिल चुकी है। 4 अक्टूबर को जी एंटरटेनमेंट का शेयर 7% से ज्यादा के उछाल के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, HCL टेक जैसी देश की कई दिग्गज IT कंपनियों की ओर से फ्रेशर्स यानी ग्रेजुएट्स के ऑफर लेटर रिवोक करने यानी रद्द करने की रिपोर्ट सामने आई हैं। ऐसे सैकड़ों फ्रेशर्स की पहले तो ज्वाइनिंग को 3 से 6 महीने के लिए डिले कर दिया गया था यानी टाल दिया गया था और अब ऑफर लेटर्स रिजेक्ट किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इन फ्रेशर्स को यह जानकारी ईमेल के जरिए दी गई है। कुछ एक ईमेल्स में कंपनियों ने इन फ्रेशर्स को कंपनी के एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करने का हवाला दिया है। गौरतलब है कि कंपनियां ऐसा तब बोल रही हैं जब कई राउंड्स के इंटरव्यूज और कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को पार कर ये फ्रेशर्स चुने जाते हैं। दूसरी खबर में विप्रो ने मूनलाइटिंग की चिंताओं के मद्देनजर अपने कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 3 दिन ऑफिस आने के लिए कहा है। 10 अक्टूबर से कंपनी के ऑफिस बुधवार को छोड़कर बाकी 4 दिन खुले रहा करेंगे। 4 अक्टूबर को विप्रो का शेयर करीब 3%, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, अदानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार से जुड़ी कंपनी अदानी ग्रीन के 3 सब्सिडरी कंपनियों के गठन की घोषणा की है। इन 3 सब्सिडरी कंपनियों में अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 36, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 40 लिमिटेड और अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 47 लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों के गठन के पीछे रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार के विस्तार की मंशा है। दरअसल अडानी समूह की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कंपीट करने की योजना है, जिसने 2035 तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य निर्धारित किया है और इस कारोबार में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने वाली है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अगले 1 दशक में $100 अरब के निवेश की घोषणा की है और शायद इन कंपनियों का गठन उसी योजना का ही हिस्सा है। 4 अक्टूबर को अदानी ग्रीन का शेयर करीब 2.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 5वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। अदानी समूह की एक और कंपनी अदानी पोर्ट्स और उसके साथ साथ अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता ने मिलकर पुडुचेरी स्थित कराईकल पोर्ट के लिए बोली जमा की है। इन दोनों कंपनियों को मिलाकर कुल 5 कंपनियों ने 600 एकड़ के इस पोर्ट के लिए बोली लगाई है। इन कंपनियों में JSW इंफ्रा, जिंदल पावर के साथ साथ RKG फंड और सिजेशियस कैपिटल के कंसोर्शियम ने बोलियां जमा की हैं। दरअसल कराईकल पोर्ट ने 2,960 करोड़ रुपए के लोन पर डिफॉल्ट कर दिया था। इसी वजह से इस साल अप्रैल में NCLT की चेन्नई बेंच ने इसके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी थी। 3 अक्टूबर को अदानी पोर्ट्स का शेयर 4.5% और वेदांता का शेयर करीब 0.5% गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम आर्म रिलायंस जियो ने 5 अक्टूबर यानी दशहरा से देश के 4 बड़े शहरों में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की है। इन 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी का नाम शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने 5G वेलकम ऑफर की भी घोषणा की है, जिसमें ग्राहकों को 1 Gbps प्लस
तक की स्पीड पर अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने 5G सर्विसेज का केवल बीटा ट्रायल लॉन्च किया है, यानी कि 5G नेटवर्क का मजा हर कोई नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा जियो कंज्यूमर कारोबार के अलावा एंटरप्राइज 5G कारोबार पर भी फोकस करेगी। एंटरप्राइज 5G कारोबार के जरिए कंपनी की 3.5 से 5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम स्केल कंपनी को टारगेट करने की योजना है। साथ ही RIL की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड यानी RSBVL ने सनमिना के साथ जेवी डील पूरी कर ली है। इस जेवी के जरिए दोनों कंपनियों की भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। 3 अक्टूबर को RIL का शेयर करीब ½ गिरकर बंद हुआ था। 7वीं खबर का रुख करते हैं। मैक्स ग्रुप के रियल एस्टेट कारोबार की होल्डिंग कंपनी मैक्स वेंचर्स की देश के 3 टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल होने की योजना है। ऐसा ब्रोकरेज हाउस एम्बिट की ओर से जारी एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। एम्बिट की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में अपने ब्रांड ट्रस्ट को साबित किया है। 4 अक्टूबर को ये रिपोर्ट जारी होने के बाद मैक्स वेंचर्स का शेयर 20% के अपर सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। 8वीं खबर, वित्त मंत्रालय ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। इस स्कीम के तहत अधिकतम लोन की सीमा को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह फैसला कोविड महामारी के बाद लिक्विडिटी से जूझ रहे सेक्टर्स को राहत देने के लिए लिया गया है। कंपनी ने एविएशन सेक्टर की मदद के लिए सरकार की ओर से स्कीम में किए गए बदलावों की सराहना की है, पर इसके साथ साथ जेट फ्यूल यानी ATF कीमतों में भी सपोर्ट करने की गुजारिश की है। 6 अक्टूबर को स्पाइसजेट का शेयर मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार का। इस खास सेगमेंट में हम कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा और नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। आइए ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की एक कोर्ट ने वधावन भाइयों की स्टैट्यूटरी बेल प्ली यानी डिफॉल्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। DHFL के प्रमोटर्स कपिल वधावन और उनके भाई धीरज वधावन को कई करोड़ के बैंक घोटाले मामले में CBI ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था, पर गिरफ्तारी के 60 दिन बाद भी CBI इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इसी बात का हवाला देकर इन दोनों भाइयों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, पर कोर्ट के मुताबिक इस मामले में CBI के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय है, जिस वजह से इस अपील को, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। दूसरी खबर, सरकारी क्षेत्र के बैंक कैनरा बैंक ने हैदराबाद की इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी EPC कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की फ्रेश अर्जी दाखिल की है। गायत्री प्रोजेक्ट्स पर कैनरा बैंक का 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बकाया है। कैनरा बैंक इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया की अर्जी देने वाला दूसरा बैंक है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी में अर्जी लगाई थी, पर NCLT की हैदराबाद बेंच से इसे अब तक मंजूरी मिलना बाकी है। इस मामले को लेकर NCLT में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। 4 अक्टूबर को कैनरा बैंक का शेयर 2.5% चढ़ा था और गायत्री प्रोजेक्ट्स का शेयर 20% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। तीसरी खबर, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL, जिसे आप बैड बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसने रेनबो पेपर्स को खरीदने के अपने ऑफर को बढ़ाने का फैसला लिया है। NARCL ने रेनबो पेपर्स के लिए अपने ऑफर को 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए कर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नेतृत्व वाले 8 बैंकों के कंसोर्टियम ने NARCL के पहले ऑफर को खारिज कर दिया था, क्योंकि बैंकों का रेनबो पेपर्स पर करीब 900 करोड़ रुपए का बकाया है। इस ऑफर के मुताबिक बैंकों को पहले के 90% के मुकाबले अब 88% हेयर कट लेना होगा। इस मामले में अब अन्य ARCs को स्विस चैलेंज के तहत काउंटर ऑफर देने का भी मौका दिया जाएगा। चौथी खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने करीब 10.5 लाख करोड़ रुपए के दिवालिया मामलों को निपटा दिया है। ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामलिंगम सुधाकर ने इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के 6ठे एनुअल डे लेक्चर के दौरान इसकी घोषणा की। सुधाकर के मुताबिक IBC की धारा 7, 9 और 10 के तहत 25,225 मामलों को निपटाया जा चुका है, जिनकी वैल्यू 10,49,264 करोड़ रुपए की है। ये आंकड़े 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक के हैं। 7,21,282 करोड़ रुपए के 23,608 मामले तो दाखिल होने से पहले ही निपटा दिए गए थे। इन मामलों में से 3,03,381 करोड़ रुपए के 565 मामलों में रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी भी दी जा चुकी है। पांचवी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने PVR के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के मामले में 3 व्यक्तियों पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन तीनों लोगों में गौतम दत्ता, NC गुप्ता और प्रमोद अरोड़ा शामिल हैं, जो कि कंपनी के
सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर थे। ये मामला अप्रैल 2014 से मार्च 2017 का है, जिस दौरान इन तीनों ने पीवीआर के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया था। इन तीनों ने या तो ट्रेडिंग विंडो बंद होने के दौरान पीवीआर के शेयर में सौदे किए या तो उन सौदों का सही समय पर खुलासा नहीं किया था। 4 अक्टूबर को पीवीआर का शेयर मजबूत बाजार में भी 0.25% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी दिवालिया कंपनियों के पूर्व प्रमोटर्स कंपनी में बाकी बचा हिस्सा नहीं होल्ड कर सकते हैं। ये फैसला भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल की टाटा स्टील के खिलाफ दाखिल अपील के मामले में सुनाया गया है। दिवालिया प्रक्रिया के जरिए टाटा स्टील को 72.65% हिस्सा बेचे जाने के बाद भी भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल के पास कंपनी की 2.35% हिस्सेदारी बची हुई थी। इस बची हुई हिस्सेदारी को खुद के नाम ट्रांसफर किए जाने से जुड़ी याचिका नीरज सिंघल ने दाखिल की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के अपील को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है। 4 अक्टूबर को टाटा स्टील का शेयर 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, आईडीबीआई बैंक की जेपी इंफ्राटेक के कर्ज के लिए स्विस ऑक्शन के जरिए बोलियां मंगवाने की योजना है। जेपी इंफ्राटेक का बैंक पर सबसे ज्यादा 9,234 करोड़ रुपए का बकाया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एनएआरसीएल बैड बैंक ने इस कंपनी के लिए 3,570 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब संभावित बोलीदाताओं को एनएआरसीएल के ऑफर के साथ मुकाबला करना होगा, पर स्विस ऑक्शन के तहत एनएसीएल के पास काउंटर ऑफर को मैच करने का विकल्प होगा, पर अगर कोई काउंटर ऑफर नहीं आया तो एनएआरसीएल को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 6 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक का शेयर मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, एनसीएलटी ने एचसीसी की सब्सिडरी कंपनी लवासा कॉर्प के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। यह अर्जी करीब 368 घर खरीदारों ने दी थी, जिन्होंने लवासा कॉर्प से घर खरीदे थे। इस अर्जी में घर खरीदारों ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी सीआईआरपी के खिलाफ दुराचार और घर खरीदारों के खिलाफ हुए दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। घर खरीदारों ने कंपनी के लेंडर्स की ओर से पारित रेजोल्यूशन प्लान को खारिज करने के लिए एनसीएलटी के पास गुहार लगाई थी। 6 अक्टूबर को एचसीसी का शेयर मजबूती के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, श्रेय ग्रुप कंपनीज के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने एएम माइनिंग इंडिया के ईओआई को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि एएम माइनिंग इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल की एफिलिएट कंपनी है। एक दूसरे मामले में श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर ने ओएसपीआईएल के लिए आर्सेलरमित्तल के 2,360 करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन प्लान को पारित करने के एनसीएलटी के फैसले को अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एएम माइनिंग इंडिया के एओआई को स्वीकार किए जाने से आर्सेलरमित्तल को श्रेय ग्रुप कंपनीज के डेटा रूम का एक्सेस मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में अपनी रणनीति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। 10वीं खबर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल की दिवालिया प्रक्रिया के जरिए जारी रेजोल्यूशन प्रक्रिया में देरी बढ़ती जा रही है। रिलायंस कैपिटल की रेजोल्यूशन प्रक्रिया पूरी करने की डेडलाइन को 3 महीने बढ़ाकर 1 फरवरी 2023 तक किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह तीसरा मौका है जब कंपनी की रेजोल्यूशन प्रक्रिया की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने बोली जमा करने की डेडलाइन को लगभग 1 महीना बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया था, पर कंपनी के लिए बोली लगाने के इच्छुक निवेशकों की ओर से इस फैसले से खुश नहीं होने की वजह से इन निवेशकों ने रेजोल्यूशन प्लान के तहत बोलियां जमा करने की डेडलाइन को 2 से 4 महीने बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि कंपनी के लिए यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फंड एडवेंट, पिरामल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक के अलावा ओक ट्री और ज़ुरिक री ने बोली जमा करने की इच्छा जताई है। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी फिनटेक एमएनए डील पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल प्रोसेस ने पेयू की ओर से बिल्डेक्स के प्रस्तावित अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। अगस्त 2021 में पेयू ने बिल्डेक्स को $4.7 अरब में खरीदने की घोषणा की थी। फरवरी 2022 में सीसीआई ने इस डील को मंजूरी देने के लिए और जानकारी की मांग की थी। अप्रैल 2022 में पेयू ने सीसीआई के पास रिवाइज डॉक्यूमेंट जमा किए थे, जिसके बाद 5 सितंबर को सीसीआई ने इस डील को हरी झंडी दिखा दी थी। पर सितंबर 2022 के अंत तक डील की शर्तें ना पूरी किए जाने का हवाला देते हुए 3 अक्टूबर को पेयू ने इस डील को रद्द करने की घोषणा की है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ग्लोबल स्लोडाउन, फंडिंग में दिक्कतों और पेटीएम समेत विदेशी फिनटेक कंपनियों के वैल्यूएशन में कमी के कारण इस डील को रद्द किया गया है। दूसरी खबर, पिछले महीने यानी सितंबर 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग में 58% की गिरावट रही है।
सितंबर में इंडियन स्टार्टअप्स ने सिर्फ 81 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल की है, जो पिछले साल की समान अवधि से 58% और सितंबर 2020 के 2 अरब डॉलर के मुकाबले तो करीब 60% कम है। कोई भी इंडियन स्टार्टअप इस महीने में बड़ी डील नहीं कर पाया और 8.2 करोड़ की फंडिंग के साथ यूरो की डील सबसे बड़ी थी। ग्रोथ स्टेज फंडिंग को छोड़ बाकी सब स्टेजेस की फंडिंग में कमी रही है। ग्रोथ स्टेज फंडिंग में भी केवल मामूली बढ़त ही देखने को मिली है। 2022 के पहले 9 महीने में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले फंडिंग में 82% की कमी देखने को मिली है। तीसरी खबर, देश के सबसे बड़े ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप फार्मेजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स लिमिटेड ने 750 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट इशू लॉन्च किया है। ये रकम कन्वर्टिबल नोट्स के जरिए जुटाई जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इशू अक्टूबर के मध्य तक बंद हो जाएगा। प्रोसेस वेंचर्स एंड टेमेसेक जैसे मौजूदा निवेशकों के साथ साथ कंपनी के फाउंडर्स ने अपने हिस्से के करीब 200 करोड़ रुपए के शेयरों को सब्सक्राइब कर भी लिया है। कंपनी नामा के 36वें एपिसोड में हमने आपको इस कंपनी के आईपीओ लाने की योजना को रद्द करने और आईपीओ के बजाय राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने की योजना के बारे में बताया भी था। चौथी खबर, भारत की नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स ने अपने करीब 40% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये फैसला आर्थिक स्लोडाउन यानी मंदी के मौजूदा माहौल के मद्देनजर लिया गया है। कंपनी के कुल 150 कर्मचारी हैं, जिसमें से 50 से 70 लोगों को निकाले जाने की रिपोर्ट सामने आई हैं। पिछले शुक्रवार को इन कर्मचारियों को ये जानकारी दी गई थी। इन कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर 45 दिन की सैलरी का भुगतान किया जाएगा। निकाले गए कर्मचारियों में कस्टमर सपोर्ट, एचआर और अन्य डिपार्टमेंट से मैनेजर्स, एनालिस्ट, एसोसिएट मैनेजर्स, टीम लीडर्स शामिल हैं। इस छटनी में पूरी पब्लिक पॉलिसी और कम्युनिकेशन टीम को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पांचवी खबर, डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर फोन पे ने अपने डोमिसाइल को सिंगापुर से इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। ये प्रक्रिया कंपनी के आने वाले आईपीओ से पहले की गई है और इस 3 चरणों में पूरा किया गया है। इस प्रक्रिया में सिंगापुर की सब्सिडरी कंपनियों के रीलोकेशन के अलावा नया ईसॉप प्लान और ओएस लैब्स का अधिग्रहण भी शामिल है। इस प्रक्रिया के बाद फोनपे ग्रुप की सभी इकाइयां फोनपे प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के तहत आ गई हैं। आपको बता दें कि फोनपे रोजाना 20 लाख तक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा हर महीने करीब 10 लाख ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी प्रोसेस करती है। अगली खबर, स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म लेवरेज एडू को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इस यूनिट के जरिए कंपनी की स्टूडेंट रेमिटेंसेस और एजुकेशन लोन्स पर फोकस करने की योजना है। कंपनी का कहना है कि उसने 280 करोड़ रुपए के ज्यादा के एजुकेशन लोन्स की सुविधा मुहैया करवाई है, जिसमें से फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड वैल्यू यानी टीपीवी 135 करोड़ रुपए की थी। वित्त वर्ष 2023 के लिए कंपनी ने 15 करोड़ डॉलर की सालाना टीपीवी का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी ने इसी साल मार्च में 12 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर 2.2 करोड़ डॉलर की रकम भी जुटाई थी। अगली खबर, सास कंपनियों के लिए फ्लेक्सिबल बिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप ज़ेंस्कार ने सीड फंडिंग राउंड के जरिए 35 लाख डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व बेसमर वेंचर पार्टनर्स ने किया था। इस रकम का इस्तेमाल इंजीनियर्स की भर्ती, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रफ्तार लाने और कंपनी के गो टू मार्केट पहल पर होगा। ज़ेंस्कार का फ्लेक्सिबल बिलिंग प्लेटफॉर्म सास कंपनियों को यूसेज बेस्ड प्राइसिंग, सब्सक्रिप्शंस, डिस्काउंट्स, क्रेडिट्स, कस्टम करेंसीज, प्रीपेड, पोस्टपेड और रैंप डील्स हैंडल करने में सक्षम बनाता है। अगली खबर, भारतीय ईवी स्टार्टअप यूलर मोटर्स ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में 6 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल की है। इस ताज़ा फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिंगापुर की सॉवरन फंड जीआईसी ने किया है। कमर्शियल ईवी बनाने वाले इस स्टार्टअप की क्षमता विस्तार के अलावा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की भी योजना है। यूलर मोटर्स फिलहाल रोजाना 100 यूनिट बनाता है और इसके पास करीब 900 यूनिट्स के ऑर्डर बकाया हैं, जिस पर काम जारी है। यूलर के फाउंडर सौरभ कुमार ने इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले आईओटी स्टार्टअप क्यूब 26 को स्थापित किया था, जिसे पेटीएम ने अधिग्रहण कर लिया था। 9वीं खबर, नियो बैंकिंग क्रिप्टो स्टार्टअप जूनो ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 1.8 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व पैराफी कैपिटल की ग्रोथ फंड ने किया। इस रकम का इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट सूट के विस्तार और पहले टोकनाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम को लॉन्च करने पर होगा। गौरतलब है कि जूनो ने ऐसे समय में अपना फंडिंग राउंड पूरा किया है जब क्रिप्टो स्टार्टअप्स को मंदी के माहौल के कारण अपना कारोबार भी जारी रखने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, तो ये थी पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का इशू कैसा लगा? अपना फीडबैक और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस शो को आपके लिए और भी बेहतर तरीके से बनाकर लेकर आ सकें। चलिए, तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।